हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ससुर ने मुझे दिवाली में निकाल दिया था हम लोगों को कुछ वजह से। कसूर पूरा मेरे हस्बैंड का था, पर हमको निकाल दिया था। तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे मैंने बोला कि पापा के पास जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो जब मैं पापा के पास आई और पापा से बात किया तो पापा ने बोला कि नेहा तू यहाँ नहीं रुक सकती। मैं तुझे मतलब कुमार को जो भी करना है, मतलब हस्बैंड थे मेरे, उसको कुमार बोलते हैं। तो बोला कि कुमार को जो भी करना है वो करेंगे, मैं तुझे नहीं रखूंगा यहाँ पे। मैं तुझे तेरे ससुर के पास भेज के आती हूँ, वापस तुझे महसाना भेज के आता हूँ, मेरे घर पे तू नहीं चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोगों को घर से निकाल दिया है और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जैसे ही जॉब मिल जाएगी मैं हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर ऐसे करके कन्वेंस किया उन्होंने मेरे पापा को। और मेरे पापा फिर ओके बोले कि ठीक है, क्योंकि जमाई का साथ था तो मतलब हस्बैंड साथ में है तो ठीक है भाई। मतलब पति के साथ लड़के झगड़ के मैं नहीं आई थी, मुझे तो घर से निकाल दिया गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा था पापा के पास। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था मेरे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड तो मेरे साथ था और मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ दे रही थी जो भी था। मतलब वो तो साजिश ही थी, हस्बैंड मेरे साथ था वो वाली तो। पर फिर भी साथ में थे तो पापा ने बोला ठीक है चलो आप जॉब ढूंढ लो। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे नहीं पता पापा अब मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे घर चलाऊंगी, कैसे क्रिश को बड़ा करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। और फिर उस टाइम पे मम्मी भी पापा को बहुत कन्विंस किया कि हमारी बेटी को हम दुखी नहीं देख सकते हैं, जो भी हो गया है, जैसा भी हो गया है सब भूल जाओ। उस वक्त मेरे पापा नहीं मान रहे थे, फिर भी हम लोग मतलब होता है ना कि बेटी को देख के समझ ऐसे होता है, तो पापा ने बोला ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड अहमदाबाद कुछ बोल तो रहे थे कि अहमदाबाद जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, या यहाँ इंटरव्यू वो इंटरव्यू कुछ ना कुछ तो कर रहे थे वो। फाइनली उनका जॉब लगी मुंबई में ही। 12 दिन हम लोग पापा के पास रहे और वो 12 दिन में वो जॉब देख रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे और 12 दिन के बाद उनका जॉब लगी। उस वक्त पे 10,000 सैलरी था और उस टाइम पे तो 10,000 सैलरी मतलब बहुत ज़्यादा होती। आज की डेट में बोले तो 25,000 जैसी सैलरी उनको उस वक्त पे ऑफर हुई थी। तो 10,000 की सैलरी में मेरे हस्बैंड ने जॉब पकड़ ली मुंबई में। ठीक है, मेरे हस्बैंड लेके निकले थे 18,000 रुपया, जो उनकी लास्ट सैलरी थी। अब वो 18,000 में कुछ दिन तो हम लोग रुके थे होटल में, तो वहां पे खर्चा हुआ हम लोग को। फिर पैसा तो उनके पास थे नहीं तो कहाँ रखते। फिर पापा को बोला कि अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे मुंबई में। तो मेरे मौसी का लड़का था, उनका एक रूम ऐसे ही खाली पड़ा था कांदीवली में, तो उनसे बात किया। तो मेरे मौसी का लड़के ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब उनकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ दिल से उनको मानूँ उतना कम है, क्योंकि उस वक्त पे वो इंसान ने इतनी मदद की है हमारी कि मैं बता नहीं सकती। और हमसे रेंट भी नहीं लिया, हमें फ्री में बोला कि जब तक तुम्हें रहना है तब तक तुम रहो। उस हिसाब से मेरे मौसी के लड़के ने मुझे हम लोगों को वहाँ पे रूम दे दी, तो मुझे रूम मिल गई, रेंट भी नहीं भरना पड़ा। और जहाँ मेरे मौसी के लड़के की रूम थी उससे थोड़ा दूर मेरी सिस्टर एज अ टीचर है और उसकी स्कूल वहीं पे थी। वो टीचर थी तो वो स्कूल में वो पढ़ाती थी। तो वहाँ स्कूल में सोचा कि अब यहाँ कांदीवली में सेट हो रही हूँ तो मैं यही उसी की स्कूल में एडमिशन भी ले लेती हूँ। पर मैं दिवाली पे आई थी तो मुंबई में तो एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर से मैं दिवाली मतलब हाफ सेमेस्टर में आई थी तो और भी डिफिकल्ट था मुझे एडमिशन मिलना। या तो मेरे बेटे का 1 साल खराब हो सकता था, या तो मतलब 1 साल ही खराब हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि दिवाली के बाद कोई भी स्कूल वाले एडमिशन, दिवाली के मिड में कोई भी स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मेरी सिस्टर वहां पे टीचर थी तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि तू देख प्रिंसिपल से बात कर क्या होता है क्या नहीं, एडमिशन लेते हैं कि नहीं। तो मेरी सिस्टर ने बात किया, फिर बोला कि क्रिश की एक टेस्ट होगी, उसमें अगर पास हो गया तो टीचर ने बोला है मिलेगा एडमिशन। तो उसकी टेस्ट हुई क्रिश की और उसको एडमिशन
पास हो गया तो एडमिशन मिला, पर वहाँ पे डोनेशन, ऑब्वियसली सारी स्कूल में डोनेशन देना पड़ता है, फिर 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो रिटर्न दे देते हैं पैसे। लेकिन उसको डोनेशन के जो पैसे थे 50,000 रुपीज़, वो देने की मेरी कैपेसिटी तो उस वक्त थी ही नहीं, मैं कहीं से दे नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला अनरिफंडेबल पेमेंट करके तुम क्रिश को एडमिशन दे सकती हो। तो मैंने बोला ओके फाइन, वो तो सबसे बेस्ट है। तो 6,000 रुपीज़ मुझे अनरिफंडेबल देने थे। अब उस वक्त पे 6,000 भी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब तो 60 रुपये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो 6,000 मैं कहाँ से लाती। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैंने बोला कि देखो अब क्रिश के फ्यूचर के साथ मत खेलो, जो भी हो रहा है होने दो, ठीक है, जो भी हो गया उसके फ्यूचर के साथ मत खेलो। आप अपने पापा को कॉल करो और बोलो कि क्रिश की स्कूल की फ़ीस के लिए 6,000 रुपीज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप भेजिए, तो उसकी एडमिशन हो जाएगी। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर को फ़ोन करके ये बताया कि नहीं बताया, मैं नहीं जानती, पर उन्होंने बोला तो एक दिन के बाद कि मैंने पापा को फ़ोन किया था और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस वक्त पे कि बेटे के भविष्य के लिए भी मेरे ससुर खड़े नहीं रहे हमारे साथ। उतना तो वो कर सकते थे, चलो तुम्हारे बेटे ने जो भी गलती की थी, हमें घर से भी निकाल दिया, सब कुछ किया, पर बेटे के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ क्यों किया ऐसा। उन्होंने सीधा 6,000 जैसी अमाउंट देने से मना कर दिया उस वक्त पे। कम से कम बेटे का तो देख लेते, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे नहीं पसंद था पापा से पैसे मांगने, पर क्या करती मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने पापा को बोला कि पापा 6,000 देने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। पापा ने उस वक्त दिए 6,000 और जैसे तैसे करके उसकी एडमिशन हम लोगों ने ले लिया। उस वक्त पे क्रिश मेरा 2nd स्टैंडर्ड में था। पापा ने मेरे लिए इतना किया है ना कि मतलब वो समय मेरा जो था ना वो बहुत ही डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट बोले तो मतलब उस सिचुएशन में अगर कोई रहेगा ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है, हिम्मत तो रहेगी ही नहीं। वो हालत में थी मैं, ना हस्बैंड के पास पैसे थे, ना रहने को घर था, कुछ भी नहीं था। कैसे करके हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मेरे पापा ने 6,000 दिए, इससे करके हम लोगों ने मेरे बेटे की एडमिशन ले दी। अब रहा घर की बात, तो घर हमारे मौसी के लड़के ने दिया, पर सिर्फ 4 दीवार से घर नहीं बनता है, उसमें सामान भी लगते हैं यार। पूरा नया घर बसाना बोले तो कोई छोटी बात नहीं है, कितना खर्चा होता है वो चीज़ का। और मेरे ससुर ने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे ये लोग घर चलाएंगे, क्या करेंगे। घर में चूल्हा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे ससुर ने किस बेस पे बोला कि तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं, आज तक मैं ये सवाल खुद से पूछती हूँ कि क्यों ऐसा किया। इतनी क्या दुश्मनी आ गई थी उन्हें मेरे से कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इतनी बुरी थी मैं कि मुझे इस तरीके से ऐसे रास्ते पे रख दिया। और बात तो ऐसी करेंगे ना, फोन भी करते थे, कभी मैं मुंबई आती थी, और बात तो कैसे करेंगे कि मैं इस घर का मालिक हूँ। अरे आप इस घर के मालिक हो, आप सबसे बुजुर्ग हो, बड़े हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि छोटे लोग मिस्टेक भी करते हैं, गलती भी करते हैं, तो उसे सुधारना। ऐसे ही बड़े मालिक नहीं बन जाते, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। ये मेरे भगवान मेरे साथ पीछे बैठे हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, एक एक शब्द सच बोल रही हूँ, कुछ भी मिलावट नहीं कर रही हूँ, और दिल से बोल रही हूँ। जो तकलीफें मैंने झेली है ना, वो दिल से मैंने झेली है। उन्होंने उस वक्त पे 1 रुपए का भी हेल्प नहीं किया था, 1 रुपए का भी नहीं। ना फोन करके पूछ रहे थे कि तेरी तबीयत कैसी है, तुम लोग सही सलामत हो कि नहीं। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुर की बात होती थी कि नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पति कुछ नहीं बताते थे मुझे। वो झूठ, बहुत झूठे हैं, वो हर एक बात झूठ बोलते, हर एक बात झूठ बोलते। पर उन्होंने कभी नहीं पूछा क्रिश कैसा है, नेहा तू कैसी है, कभी नहीं पूछा।
क्यों? क्योंकि नेहा पे वो गुस्सा थे। क्यों नेहा पे गुस्सा थे? किया तो आपके बेटे ने था, जो किया था वो। नेहा खुद तकलीफ में थी, नेहा के साथ भी खुद के साथ धोखा हुआ था, तो नहीं समझ में आया वो बात। तो उस वक्त नेहा के साथ भी धोखा हुआ है। इतना होने के बाद भी मैंने मेरे पति का साथ दिया है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नए से नई जिंदगी शुरू करो। खाने को पैसे नहीं थे, घर में कुछ था ही नहीं, सिर्फ बदमाशी के लड़के ने तो बोल दिया हाँ रह सकते हो, लेकिन उसके बाद सब पापा ने किया, सब कुछ मेरे पापा ने किया। घर में चूल्हा लाके दिया, बर्तन लाके दिए, 2 गद्दे दिए, एक बेड दिया, सब कुछ मेरे पापा ने दिया। और बेड के नीचे थैले में मैं अपने कपड़े रखती थी। कुछ नहीं था मेरे घर पे, सब पापा ने करके दिया, सारा घर बसा के दिया मेरे पापा ने। और आज भी बोलते हैं मेरे हस्बैंड के तेरे पापा की नियत मेरे पैसों में थी। अरे तेरे कौन से पैसे, तेरे पास थे कौन से पैसे कि मेरे पापा ने तेरे पैसे पे नियत रखी थी? था कुछ तेरे पास? 10,000 सैलरी में मेरे पापा तेरे से कितना पैसा ले लेते? अरे मेरे हस्बैंड ने इतने गंदी गंदी गालियां मेरे पापा को लिख के भेजी थी, मेरे भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज पे। इतनी गंदी माँ बहन की गालियां मेरे भाई को भेजी है। कौन सहेगा? इतना इतना कुछ करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने ये सारी चीजें की थी। और नवंबर में आए थे, और मेरे बेटे का बर्थडे भी नवंबर में आता है। आप लोग बिलीव करोगे, वो दिन ना मैं आज भी याद करती हूँ ना, अंदर से ऐसा होता है ना कि मैं कैसे जी थी, मैंने कैसे जिया था वो दिन। मैं अभी भी मैं शौक में हूँ कि मैं कैसे निकाल दी है वो दिन, पता नहीं है मुझे कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने वो दिन निकाले थे। बर्थडे था, बेटा बोला मम्मी स्कूल में सबको चॉकलेट सेलिब्रेट करना है, और सबको स्कूल में चॉकलेट देनी है। 50 रुपए की चॉकलेट लाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। केक कट करना था, सबको बुला के, सब बच्चे को देखता है ना, बेटा तो बच्चा था, 2nd स्टैंडर्ड में 8 साल का बेटा, क्या ही समझ में आता, वो तो जिद करता है, वो तो बोल दिया उसने। कहाँ से लाती सारी चीजें उसके लिए? बाप के पास भीख मांगती थी, पापा पैसा चाहिए, घर चलाना है, पापा पैसा चाहिए। मेरी बहन ने बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत ज्यादा साथ दिया है। केक लेके आई बर्थडे के दिन बेटे के लिए, केक कट किया, और मैंने घर पे आलू पराठा बनाया था, हम लोगों ने बैठ के फिर खाया। इस तरीके से बेटे का बर्थडे बनाया था मैंने। वो दिन कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी नहीं। जो तकलीफें दी है मैं कभी नहीं भूल सकती। बेटे का शक्ल देखती थी ना, रोना आता था। एक 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट मिला के दे पाती थी उसको मैं। सच बताती हूँ, मैं तो सच्ची बोलती हूँ। ऐसे दिन भगवान ना मेरे दुश्मन को भी ना दिखाए जैसे दिन मैंने देखे, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। पैसे नहीं थे पर हमारे पति को बाइक तो चाहिए भाई, बाइक के बिना तो वो चल नहीं सकते। मुंबई में कितने लोग हैं कि बिना बाइक के, बिना 2 व्हीलर के, बिना व्हीकल के रहते हैं, बस में और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। नहीं, पर मेरे पति जो भी हुआ, मेरे को तो बाइक चाहिए। उनके पास 12,000 रुपया पड़ा था, उसमें से उन्होंने 2nd हैंड बाइक लिया, लेकिन बेटे की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो पापा से मांग, बाइक लिया तो लिया, चलो ठीक है, बाइक में डालने के लिए पेट्रोल तेरे पापा से पैसे मांग। मेरे पापा के लिए बाइक लिया था, तेरे में औकात नहीं थी पेट्रोल डलवाने की, तो क्यों लिया बाइक?
उस बात के लिए भी मैं झगड़ा किया तो मैं बुरी, कुछ आवाज उठाई तो मैं बुरी। जब तक नेहा चुपचाप सहती रही, नेहा ने चुपचाप तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई तो नेहा अच्छी थी, तब तक नेहा चाहिए थी। पर जब नेहा की अकल खुली, नेहा की आंख खुली और देखा उसने कि क्या गलत हो रहा है, उसके लिए नेहा ने आवाज उठाई तो नेहा गलत हुई। गलत, और ऐसी गलत के आज भी नेहा अकेली दर बदर भटकती रहती है, कुत्ते की तरह कूट के धक्के खा रही है खुद को साबित करने के लिए कि नेहा गलत नहीं थी। इतने स्वार्थी होते हैं लोग, इतने स्वार्थी कि सिर्फ अपना देखते हैं। डजंट मैटर, बेटी है ना उसके, उनकी बेटी है, बेटी को तकलीफ होगी तो बेटी तो फोन करके बोलेगी अपने पापा को, पापा मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो मेरे पापा तो झक मार के करेंगे ही ना उनके लिए, कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटी दी थी ना उन्होंने, डायरेक्टली दहेज मांग रहे थे, इस तरीके से तो तंग नहीं करते मुझे। कितनी क्लियरली, कितनी शातिर से उन्होंने ये सारा प्लान किए थे ना, और मुझे बेवकूफ, मैं बेवकूफ, मुझे समझ भी नहीं आया। कुत्ते की जैसे मैं चली गई पापा के पास हेल्प मांगने के लिए, गधी कहीं की, सीधी चली जाती अपने ससुर के पास, भाई मैं तो आपके पास ही रहूंगी। उस वक्त में ना ऐसी अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, इतनी स्मार्ट नहीं थी। अरे इतनी स्मार्ट होती तो आज ये दर बदर भटक रही हूं ना, वो नहीं भटकती होती। रखते थे ना झक मरवा के, कहाँ जाते, कहाँ निकाल देते मुझे। मेरे बारे में बात करने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रखा। इसके साथ अफेयर है, उसके साथ चक्कर चल रहा है, ये सी है, वैसी है, ये करती है, वो करती है, सुनती नहीं है, और सबसे बड़ा लेबल लगा संस्कारी नहीं है। तुमने तो बेटी को संस्कारी नहीं दिए। अरे मेरे संस्कार थे, इसीलिए टिकी थी मैं तुम्हारे घर पे, वरना कोई टिकती भी नहीं तेरे घर पे।